नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सौर इलेक्ट्रिक नाव यानी भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है बाराकूडा। इसका नाम बाराकूडा रखा गया है। सौर इसे केरल के जो अल्फुजा एरिया है, अरूर क्षेत्र, वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। यह 12 यात्रियों को कैरी कर सकती है, यानी 12 यात्री कार्गो सहित, सामान सहित उसमें बैठ सकते हैं और यात्रा आसानी से कर सकते हैं। इसकी गति कितनी है? 12.5 समुद्री मील तक इसकी गति है। एक बार इसे चार्ज करने पर ये 7 घंटे का एवरेज देती है, मतलब कि 7 घंटे तक ये यात्रा कर सकती है। हाल ही में इसे डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? नेवाल्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट्स के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। इसलिए दुनिया का यानी विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पुरस्कार दिया गया है किसको? जो नेवाल्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है उसे दिया गया है, क्योंकि उसी के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में इसका नाम बाराकूडा रखा गया है। कहाँ पर लॉन्च किया गया? केरल के अल्पुझा में। नेक्स्ट, बुधनी मंझियान्स के बारे में दिया है। पहले इसका फिगर देखते हैं, ये चर्चा में क्यों है। यहाँ पर देखिए, यह है बुधनी मंझियान्स। हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये चर्चा में क्यों आ गई, इनके बारे में जानेंगे। 1959 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू झारखंड में एक बांध के उद्घाटन में आए थे। तब इनकी उम्र कितनी थी? 15 साल, मात्र 15 साल की थी। तो इन्होंने माला पहनाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वागत की थी। उसके बाद से ही इनको अपने समुदाय के द्वारा इन्हें बहिष्कृत कर दिया गया है। ये संथाल जनजाति है, उनके तहत ये आती है। संथाल रीति रिवाजों के अनुसार अगर एक दूसरे को कोई व्यक्ति माला पहराता है, महिला पुरुष, तो उसकी शादी कर दी जाती है। तो इनको बहिष्कृत कर दिया गया कि आप जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें झारखंड में जहाँ ये बिलोंग करती थी वहाँ इन्हें नेहरू की पहली पत्नी, नेहरू की आदिवासी मतलब कि पहली आदिवासी पत्नी के रूप में इन्हें संज्ञा दी गई थी। यह आज तक ये बहिष्कृत का सामना करते करते अज्ञातवास में ही ये इनका निधन हो गया है। इसलिए चर्चा में आ गई है। तो ये नाम इनका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ई सिगरेट्स के बारे में दिया है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका कहना है कि जो ई सिगरेट है जिसका उपभोग तेजी से बढ़ रहा है, कह रहे हैं कि यह जो तंबाकू से बनने वाला सिगरेट है, इसका विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि ई सिगरेट्स का भी घातक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ई सिगरेट्स है क्या। ये बैटरी द्वारा चलता है, इसमें लिक्विड भरा रहता है। ध्यान रखिएगा, इसमें लिक्विड भरा रहता है। जैसे ही आप इसे इस्तेमाल करते हैं, चार्ज स्टार्ट करके जैसे लेना शुरू करते हैं, तो इसमें जो एरोसॉल होती है उसके मात्रा में कन्वर्ट कर देता है। इसमें आमतौर पर जो लिक्विड है, इसमें निकोटीन होता है, प्रोपिलीन होता है, ग्लाइकोल होता है, ग्लिसरीन होता है और अन्य रसायन के स्वाद इसमें समाहित होते हैं। ई सिगरेट्स को वेब पेन, वेस्प, इलेक्ट्रिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम या इलेक्ट्रिक गैर निकोटीन डिलीवरी सिस्टम आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसको 2-3 नामों से जाना जाता है। वेब पेन, वेस्प, इलेक्ट्रिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम यानी कि एंड्स, और उसके बाद इलेक्ट्रिक गैर निकोटीन डिलीवरी सिस्टम यानी कि एंड्स दोनों नाम है, उसका दोनों का अर्थ अलग अलग है। दोनों ही एक ही नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, आगे है इसके बारे में कुछ क्या, इसमें कंसर्न क्या है, चिंता क्या है? चिंता यह है कि ये सिगरेट के अंदर से जो निकोटीन्स निकल रहे हैं, वो निकोटीन एक एडिक्ट्स बना रहे हैं, यानी कि एक लत पैदा कर रहे हैं। तो इससे जो युवा वर्ग है इसके तरफ बहुत तेजी से आकर्षित हो रहा है, उसे नशे की लत लग रही है। तो इसका हानिकारक प्रभाव भी है, क्योंकि यह हृदय, जो हार्ट है और फेफड़ा है, इसमें जो डिसऑर्डर्स होते हैं यानी जो विकार होते हैं उसको बढ़ा देते हैं। प्लस एरोसॉल के अंदर जो धातुएं होती हैं उसमें सीसा होता है, क्रोमियम्स होता है, निकल होता है, आदि रसायन होते हैं। जो 13 से 15 साल के आयु के जो बच्चे हैं, इसके तुलना में अधिक दर पर ई सिगरेट्स का उपयोग कर रहे हैं। यानी कि जो 16 से 19 साल के बच्चे हैं इसकी अपेक्षा जो 13 से 15 साल के बच्चे हैं, ये ज़्यादा सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ई सिगरेट्स का। वहीं हाल ही में कर्नाटक में इसे क्लास ए के जहर के रूप में कैटेगराइज किया गया है, कि मतलब ये क्लास ए का, एक नंबर 1 कैटेगरी का ये जहर है। भारत में अगर इसका विनियमन की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 में भारत में इसका उत्पादन, निर्यात, आयात, परिवहन, बिक्री, सब चीज़ों पर, भंडारण, सब चीज़ों पर बैन यानी प्रतिबंध लगाया गया है। तो यानी अवैध रूप में ही मिल रहा है इसे। सूरत डायमंड्स बोर्ड्स के बारे में दिया है। सूरत डायमंड्स बोर्ड्स है क्या? हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले इसके में फिगर दिखा लेते हैं। ये हीरा व्यापार कार्यालय है। इसमें लगभग 4200 कार्यालय इसमें समाहित है।
इसमें 4200 कार्यालय, छोटे छोटे कार्यालय समाहित है जो डायमंड्स बोर्स है, और इस छोटे छोटे कार्यालय मिलकर एक बड़ा कार्य क्षेत्र बनाया है। ये बड़ा कार्य क्षेत्र जो अमेरिका में पेंटागन से उससे भी बड़ा ये कार्यालय बनकर तैयार हो गया है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से अगर जानना चाहिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र होगा हीराकाश, यानी पेंटागन की जो क्षमता है उससे भी अधिक है। इसका लक्ष्य यही है कि जो संपूर्ण हीरा का व्यापार होता है उसको मुंबई से सूरत में स्थानांतरित करना, और इसका लक्ष्य यही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ग्राहक है, उसको आकर्षित करना। डायमंड्स रिसर्च एंड मार्केटाइज सिटी का हिस्सा है यह, जो लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है। ये लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है जो सूरत डायमंड्स बोर्स है। ध्यान रखिएगा, सूरत की अगर बात की जाए तो सूरत कटाई और पॉलिशिंग के मामले में हीरे का, डायमंड्स का केंद्र है, यानी कि जो 90% हीरा का पॉलिशिंग और उसकी कटिंग होती है वो पूरे विश्व का सूरत में ही होती है। सूरत के बारे में बात किया जाए तो गुजरात का एक राज्य है जो सूरत तापी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर देखिए, ये है सूरत, गुजरात का एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है। ये तापी नदी पर स्थित है। इसे बताया जाता है हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग का सेंटर है। जो विश्व का 90% हीरे की पॉलिशिंग और जो कटिंग होती है वो सूरत से ही होती है। ये जो बोर्स खोला गया है, सूरत डायमंड्स बोर्स खोला गया है, इसका उद्देश्य यही है, लक्ष्य यही है कि जो मुंबई से जितने भी हीरे का कारोबार है इसको सूरत में शिफ्ट करना है। और भी भारत के कुछ जगह हैं जहाँ पर हीरे का कारोबार होता है। राजस्थान में जयपुर से, दिल्ली में भी होता है, उसके बाद कलकत्ता पश्चिम बंगाल में भी होता है, हैदराबाद तेलंगाना में होता है, फिर उसके बाद ये नेल्लोर से आंध्र प्रदेश के अंतर्गत होता है, फिर उसके बाद तमिलनाडु के त्रिचूर में होता है, केरल के कोयम्बटूर में होता है जो कि तमिलनाडु के बॉर्डर्स पे ही है। तो ये था लोकेशन जहाँ पर हीरे का व्यापार होता है। नेक्स्ट, विजय दिवस के बारे में दिया है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा सेलिब्रेट किया गया है, श्रद्धांजलि दी गई उन बहादुरों को जो विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर को 1971 से इसे मनाना स्टार्ट किया गया है। तो 16 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है कि 16 दिसंबर को ही भारत का जब युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें भारत को विजय मिली थी। तो जो विजय मिली थी तो उसके आखिरी दिन, जिस दिन विजय मिली थी 16 दिसंबर को, उसी दिन को विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं पाकिस्तान की हार होती है, पाकिस्तान 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। जो पूर्वी पाकिस्तान होता है वो आज का जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था, अभी बांग्लादेश के रूप में हो गया है। नेक्स्ट, काशी तमिल संगमम के बारे में दिया है। हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा 17 से 30 सितंबर के बीच में चलने वाला जो काशी तमिल संगमम है उसका उद्घाटन करेंगे। ये उसका दूसरा चरण है, पहला चरण हो चुका है, दूसरे चरण का इस उद्घाटन करेंगे। यह एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना को और भी मजबूत करेगा। ये कहाँ पर हो रहा है उद्घाटन इसका? वाराणसी में। वाराणसी में जो नमो घाट है वहाँ पर उद्घाटन इसका किया गया है। कहाँ पर? 17 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, 17 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया है। ये कब तक चलेगा? 30 दिसंबर तक चलेगा। नमो घाट यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, जो वाराणसी में है स्थित। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यही है कि जो भारत का जो उत्तर है, नॉर्थ है और साउथ है, यानी उत्तर दक्षिण का जो कल्चर्स है, जो हिस्ट्री है, जो सभ्यता है, उनको जो विभिन्न पहलू हैं उनको सेलिब्रेट्स करना। इसके लिए 1400 लोगों का 7 समूह, 1400 लोगों का 7 समूह आएगा, जिसमें एक समूह में 200 व्यक्तियों का एक समूह होगा जो अलग अलग नामों से जाने जाएंगे। तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों से वो लोग आएंगे। इन 7 समूहों का नाम क्या है? एक छात्रों का ग्रुप होगा यानी समूह होगा जिसका नाम गंगा रखा गया है। एक शिक्षकों का समूह होगा जिसका नाम यमुना रखा गया है। जो भारत के 7 पवित्र नदियाँ हैं उनके नाम पर ये समूह रखा गया है। जो पेशेवर्स यानी कि जो व्यापारी हैं उनका नाम गोदावरी रखा गया है। जो आध्यात्मिक यानी कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनका नाम सरस्वती नाम से ग्रुप है उनका। किसान और कारीगरों के लिए नर्मदा नाम का ग्रुप है। लेखक के लिए सिंधु नाम का ग्रुप है। और व्यापारी और व्यवसायियों के लिए जो ग्रुप है वो है कावेरी नाम से ग्रुप है। ये भारत के जो 7 पवित्र नदियां उन्हीं के नाम पर इनका ग्रुप रखा गया। ये चेन्नई, कोयम्बटूर और कन्याकुमारी से अपना यात्रा शुरू करेंगे और कहाँ पर जाएंगे? काशी, यानी कि वाराणसी में काशी पर जाएंगे। तो ये सेलिब्रेट किया जा रहा है भारत के नमो घाट पर। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।